हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ एस्टेट टीजीटी एसएसटी इकोनॉमिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। दोस्तों देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ट्राइफेड संबंधित है। जो ट्राइफेड है वो किससे संबंधित है दोस्तों पूछा गया है। तो ऑप्शन दिए गए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ए ऑप्शन है जनजातीय लोगों को स्थानीय व्यापारियों के शोषण से बचाने के लिए सरकार की एक संस्था, और सेकंड जनजातीय क्षेत्रों में खाद्य वितरण के लिए सरकार की एक योजना, उत्तर पूर्वी राज्यों के युवाओं के कौशल विकास के लिए सरकार की एक योजना, आपसी व्यापार के लिए 3 उत्तर पूर्वी राज्यों का एक संघ। तो ट्राइफेड संबंधित किससे हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। जनजातीय लोगों को स्थानीय व्यापारियों के शोषण से बचाने के लिए सरकार की एक संस्था है ट्राइफेड। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। मुद्रा पूर्ति की माप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार देख लेते हैं दोस्तों। M3 है जो उसको क्या बोला गया है? व्यापक मुद्रा कहा गया है। इसमें पोस्ट ऑफिस की जो जमा होती है वो सम्मिलित होती है। और सेकंड हमारा M1 सबसे तरल तथा M4 सबसे कम तरल मुद्रा की अभिव्यक्ति करता है। M1 की संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। तो ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। हमारे पास क्या दिए गए हैं? 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन तीनों में से देख लेते हैं। केवल 1 के 1 और 2, 2 और 3, 1, 2 और 3। तो कौन सा हो जाएगा ठीक? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा 2 और 3 है। जो हमारा ये 2 और 3 क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। M1 सबसे सरल तथा तरल तथा M4 सबसे कम तरल मुद्रा की अभिव्यक्ति करता है। M1 को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किन कारणों से मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है? तो किन कारणों से होती है? सार्वजनिक व्यय में वृद्धि से, करों में वृद्धि, उत्पादन में कमी, घाटे की वित्त व्यवस्था। तो ये ऑप्शन दिए गए हमारे 1 और 2, 3 और 4, 1, 3 और 4, 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? थर्ड का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, उत्पादन में कमी और घाटे की वित्त व्यवस्था है जो ये मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। ठीक है, इनसे आगे देख लेते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं? नोटों का निर्गमन, सरकारी बैंकर, बैंकों का बैंक, विदेशी विनिमय का नियंत्रण, साख नियंत्रण, आंकड़ों का संकलन एवं प्रकाशन। ये ऑप्शन दिए गए हैं नीचे 1, 2 और 3, 1, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5 और 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कौन सा ठीक हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? फोर्थ का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा डी। क्या हो जाएगा? डी ठीक हो जाएगा। डी में क्या देख लेते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो ये सारे के सारे हैं दोस्तों, ये सारे किसके हैं? रिजर्व बैंक के कार्य है दोस्तों। क्या है ये? रिजर्व बैंक के कार्य है। नोटों का निर्गमन, सरकारी बैंकर, बैंकों का बैंक, विदेशी विनिमय का नियंत्रण, साख नियंत्रण, आंकड़ों का संकलन एवं प्रकाशन की जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये सारे कार्य करता है। आगे देख लेते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री ने देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज इंडिया आईनेक्स का उद्घाटन किया। यह एक्सचेंज अवस्थित है। तो ये किस में स्थित है दोस्तों? ये मुंबई, दिल्ली, गांधीनगर, कोलकाता। तो फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। ये हो जाएगा हमारा गांधीनगर। क्या हो जाएगा? गांधीनगर में है ये जो प्रधानमंत्री ने देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज इंडिया आईनेक्स का उद्घाटन किया था। कहाँ पर किया था दोस्तों? ये गांधीनगर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, उच्च एवं निर्धन वर्ग का सह अस्तित्व, छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा गया। सिक्स्थ का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को मिलाने से बनता है। निजी क्षेत्र जो होता है उसके वो किस लिए कार्य करता है? वो अपने बेनिफिट के लिए कार्य करते हैं। जो सार्वजनिक कार्य है वो कल्याण के लिए कार्य करता है। लेकिन इन दोनों को अगर मिला दे तो क्या बनती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। हमारा प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है? बहुत बार क्वेश्चन देखा गया है ये।
एग्जाम में काम करने के इच्छुक होना और काम न मिलना, पूरे वर्ष में प्रत्येक दिन काम न मिलना, विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी संरचना का अपर्याप्त होना, एक ही व्यवसाय में आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? सेवंथ का डी ठीक हो जाएगा। एक ही व्यवसाय में आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है दोस्तों, ये कृषि में ज़्यादातर देखने को मिलती है। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक है जो नाबार्ड, ठीक है, उसके कथनों पर विचार करना है दोस्तों। इसकी स्थापना शिव रमन समिति की अनुशंसा पर की गई थी। कोई भी ग्रामीण कृषक सीधे इस बैंक से ऋण ले सकता है। तो देख लेते हैं दोस्तों कथन कौन सा सही हो जाएगा। एक और दो दोनों सही, न है एक और न ही दो। तो कौन सा ठीक हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? 8 का वह जो एक है हमारा, ये ठीक हो जाएगा दोस्तों। क्या ठीक हो जाएगा? जो हमारा एक है ये ठीक हो जाएगा। इसकी स्थापना शिव रमन समिति की अनुशंसा पर की गई थी दोस्तों। नाबार्ड की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी? शिव रमन समिति की अनुशंसा पर। जो ये है जो दोस्तों, ये क्या है? गलत है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था को कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक योगदान देता है दोस्तों? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र। तो 9th का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। जो सर्विस सेक्टर है ये हमारा सबसे अधिक योगदान देता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। कौन सा दोस्तों? ये हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। 10th देख लेते हैं दोस्तों। 10th क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? नहीं पूछा गया दोस्तों। स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूल के औसत प्रत्याशित वर्ग। तो कौन सा हो जाएगा? 10th का ऑप्शन नंबर 8 ही हो जाएगा दोस्तों। जो स्वास्थ्य एवं पोषण है ये मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। प्रति व्यक्ति आय भी है, जन्म दर भी है और ये जो शिक्षा है दोस्तों ये भी क्या है? इसमें सम्मिलित है। सम्मिलित नहीं है तो स्वास्थ्य एवं पोषण। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं हमारा 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। बैंक दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं दोस्तों। बैंक दर आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को जमानत पर दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाने वाली दर है। सेकंड है बैंक दर प्रतिभूति की पुनः खरीद की कोई सुविधा नहीं देता। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है दोस्तों? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, दोनों न तो एक और न ही दो। तो कौन सा सही नहीं है दोस्तों? तो देख लेते हैं उपयुक्त कथन में से कौन सा सही नहीं है। 11th का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। जो बैंक दर आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को जमानत दर पर दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाने वाली दर है वो क्या है? इस कथन में सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं हमारा 12th क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की कर प्रणाली को अपनाया गया है? तो भारत में कौन सी प्रणाली अपनाई गई है दोस्तों? प्रगतिशील कर प्रणाली है, प्रतिगामी कर प्रणाली, समानुपातिक कर प्रणाली, अवक्रमिक कर प्रणाली। तो 12th का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? तो 12th का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा दोस्तों। जो प्रगतिशील कर है ये क्या है? ये भारत में अपनाई गई है। ये जो प्रगतिशील कर प्रणाली है ये भारत में अपनाई गई है। आगे देख लेते हैं हमारा 13 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से लाभान्वित होगा? ऋणदाता, उद्यमी, श्रमिक, कृषक। तो कौन सा होगा दोस्तों? 1 और 2, 2 और 4, 1, 3 और 4, 1, 2, 3, 4। दोस्तों कमेंट बॉक्स में 13 क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। 2 और 4 उद्यमी और कृषक है जो ये मुद्रास्फीति से लाभान्वित होते हैं। ठीक है दोस्तों, मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित लाभ मिलता है किनको? ये उद्यमी और कृषक को। आगे देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन 14। निम्नलिखित में से गिफिन वस्तुएं हैं वैसी वस्तुएं जिनकी मूल्य वृद्धि पर मांग भी बढ़ जाती है।
वैसी वस्तुएं जिनकी मूल्य वृद्धि पर मांग कम हो जाती है, वैसी वस्तुएं जिनकी मूल्य वृद्धि पर मांग अपरिवर्तित रहती है, वैसी वस्तुएं जिनका मूल्य लगभग स्थिर रहता है। तो 14 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा दोस्तों? जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, ये ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। वैसी वस्तुएं जिनकी मूल्य वृद्धि पर मांग भी बढ़ जाती है, ऐसी वस्तुएं गिफिन वस्तुएं कहलाती है दोस्तों, जिनकी क्या होती है, जो मूल्य में अगर वृद्धि होती है तो मांग भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन है हमारा आज का। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ तृतीय का क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो कौन सी आती है दोस्तों तृतीय का क्षेत्र के अंतर्गत? मत्स्य पालन, व्यापार, परिवहन, भंडारण और संचार। तो कौन सी आती है दोस्तों? इसमें दिए गए हैं 2 और 5, 1 2 3, 1 3 4 5, 2 3 4 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? 15 का ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा दोस्तों। 2 3 4 और 5। ठीक है, व्यापार, परिवहन, भंडारण और संचार है जो दोस्तों, ये किसके अंतर्गत आते हैं? सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। जो मत्स्य पालन है दोस्तों, ये फर्स्ट सेक्टर जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है उसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देख लेते हैं हमारा 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा हमारा? भुगतान बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये ग्राहक को ऋण दे सकते हैं, ये मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं तथा डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। उपयुक्त कथनों में से क्या करना है? कथन सही नहीं है वो बताना है दोस्तों। क्या बताना है? सही नहीं है जो। केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा दोस्तों? 16 का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। 1 और 2 दोनों, ये दोनों ही क्या है? ठीक नहीं है, कथन सही नहीं है ये। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट इनसाइड संबंधित है। प्रोजेक्ट इनसाइड है जो दोस्तों किससे संबंधित है? काले धन का पता लगाने के लिए सरकार की एक पहल, वित्तीय समावेशन के लिए सरकार की एक पहल, प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर टैक्स चोरी कर रोकने के लिए आयकर विभाग की एक पहल, प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर भारत में बीपीएल परिवारों की पहचान करने के लिए सरकार की एक पहल। तो कौन सा हो जाएगा? प्रोजेक्ट इनसाइड। ऑप्शन नंबर 17 का कौन सा ठीक हो जाएगा दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। प्रौद्योगिकी क्या है दोस्तों? प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर टैक्स चोरी रोकने के लिए आयकर विभाग की एक पहल है प्रोजेक्ट इनसाइड। क्या दोस्तों? प्रोजेक्ट इनसाइड बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर टैक्स चोरी रोकने के लिए आयकर विभाग की एक पहल है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं हमारा 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति की नियंत्रण के उपाय हैं दोस्तों। ठीक है, करों में वृद्धि, सार्वजनिक ऋणों में कमी, बचतों को प्रोत्साहन, बैंक दर में वृद्धि। 1 और 2 3 सॉरी दोस्तों, 1 और 2, 1 और 3, 1 3 और 4, 2 3 और 4। तो कौन सा ठीक हो जाएगा? 18 का कौन सा ठीक हो जाएगा दोस्तों? 18 का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। करों में वृद्धि, बचतों को प्रोत्साहन, बैंक दर में वृद्धि जो है ये क्या हो जाएगी? नियंत्रण के उपाय हो जाएगी। किसके नियंत्रण के? मुद्रास्फीति के। करों में वृद्धि, बचतों को प्रोत्साहन, बैंक दर में वृद्धि। जो सार्वजनिक ऋण में कमी है दोस्तों ये नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हमारा 19 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कथन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं? हस्तक्षेप की नीति और निजी स्वामित्व, कल्याणकारी भावना, मांग और आपूर्ति के नियमों के अनुसार वितरण। केवल 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 1 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? 19 का कौन सा ठीक हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। 1 और 2 3, 1 और 3 है जो दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा? ठीक हो जाएगा। हस्तक्षेप की नीति और निजी स्वामित्व। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? पूंजी अर्थव्यवस्था के। मांग और आपूर्ति के नियमों के अनुसार वितरण। जो कल्याणकारी भावना है दोस्तों ये किसके अंतर्गत आती है? ये किसके अंतर्गत आती है? ये आती है
सामाजिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है, इसलिए इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नहीं गिनते। तो इसलिए हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 3 है जो ये ठीक हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 20 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अलग विकसित देश की नहीं है। अलग विकसित देश की विशेषता नहीं है दोस्तों, वो बतानी है हमको। प्राथमिक उद्योगों की प्रधानता, आयात की अधिकता, पूंजी निर्माण की निम्न दर, मुख्यतः विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात। 20 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। मुख्यतः विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात क्या हो जाएगा, मुख्यतः विनिर्मित वस्तुओं का जो निर्यात है ये अलग विकसित देश की विशेषता नहीं है। ये हमारी तीनों विशेषता ये किसकी है, ये अलग विकसित देश की है दोस्तों। प्राथमिक उद्योगों की प्रधानता, आयात की अधिकता, पूंजी निर्माण की निम्न दर है जो अलग विकसित देश की विशेषता है। लेकिन जो ये है मुख्यतः विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात है जो ये अलग विकसित देश की विशेषता नहीं है। 21 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारा 21 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से व्यय राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं। तो राजस्व व्यय के अंतर्गत पूछा गया दोस्तों कौन से व्यय आते हैं। सार्वजनिक कर्मचारियों के वेतन, सरकार द्वारा ऋणों पर दिया जाने वाला ब्याज, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों में निवेश। तो कौन सा ठीक हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर बताना हमने केवल एक और दो और तीन, 1, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर 21 का कौन सा ठीक हो जाए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है जो वो क्या हो जाएगा हमारा ठीक हो जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के वेतन और सरकार द्वारा ऋणों पर दिया जाने वाला ब्याज, ये किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ये जो राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं। ये आगे देख लेते हैं हमारा 22 क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है, ये बताना दोस्तों कौन सा युग्म क्या है, सुमेलित है। आगे देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन। इसको ये अच्छे से दिख नहीं रहा था तो इसको हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, छोटा कर लेते हैं। ये आपको सही दिख रहा होगा क्योंकि मुझको भी सही दिख रहा है तो आपको भी दिख रहा होगा दोस्तों। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित है, तो बताओ दोस्तों। लेफर जो वक्र है आय का वितरण, फिलिप्स वक्र बेरोजगारी की दर एवं मुद्रास्फीति की दर में संबंध, लॉरेंस वक्र कर की दरों एवं सरकार द्वारा एकत्रित कर राजस्व के बीच संबंध। तो इसका कूट दिया गया दोस्तों केवल 2, 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 1, 2 और 3। तो कौन सा ठीक हो जाएगा दोस्तों, कौन सा सही दिया गया है इसमें 22 का ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है जो ये क्या हो जाएगा हमारा ठीक हो जाएगा। जो केवल 2 है फिलिप्स वक्र है जो दोस्तों ये क्या है, बेरोजगारी की दर एवं मुद्रास्फीति की दर से संबंध है, ये ठीक दिया गया है दोस्तों। और सारे क्या है, ये और सारे गलत दिए गए हैं दोस्तों। आगे देख लेते हैं हमारा 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। प्राथमिक घाटा कैसे प्राप्त होता है दोस्तों, राजकोषीय घाटों में से राज्यों को दिए गए अनुदानों को घटाने पर, कुल राजस्व व्यय में से कुल राजस्व प्राप्तियों को घटाने पर, सकल राजकोषीय घाटों में से ब्याज अदायगी को घटाने पर, सकल राजकोषीय घाटा में से स्फीतिक समायोजन को घटाने पर। 23 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। सकल राजकोषीय घाटा है जो उसमें से ब्याज अदायगी को घटाने पर क्या होता है, हमें प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाता है। सकल राजकोषीय घाटा में से क्या करते हैं हम, ब्याज अदायगी है जो उसको घटा देते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, हमें प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाता है। 24 क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। भारत में वर्ष घाटे के बजट की प्रवृत्ति रही है, इससे सरकार विभिन्न उपायों के द्वारा कम करती है। ये उपाय है दोस्तों, निर्यात को बढ़ावा देना, उत्पादन स्तर को बढ़ाना, विदेशी निवेश को बढ़ाना और रोजगार अवसरों को बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं एक बार हमारे ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा। 2 और 3, 1, 2 और 4, 1, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा दोस्तों। 1, 2, 3, 4 जो ये 4 के 4 है, ये क्या होते हैं, सरकार विभिन्न उपायों के द्वारा कम करती है। क्या करती है, इन उपायों के द्वारा क्या करती है दोस्तों, जो बजट घाटा होता है उसको कम करती है। निर्यात को बढ़ावा देना, उत्पादन स्तर को बढ़ाना, विदेशी निवेश को बढ़ाना, रोजगार अवसरों को बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, 25 क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा।
25 क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चालू खाते पर बैंक कोई ब्याज नहीं देता, सावधि जमा पर बैंक अधिक ब्याज देते हैं, तो इनमें से क्या सही छांटना है दोस्तों। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा दोस्तों। एक और दो क्या है, दोनों सही है। ये हमारे चालू खाते पर बैंक कोई ब्याज नहीं देता, सावधि जमाओं पर बैंक अधिक ब्याज देता है, तो ये हमारे ठीक हो जाएंगे। 26 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लघु वित्त बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है, ये पूछा गया है। इनकी अनुशंसा नचिकेता मोर समिति द्वारा की गई थी। ये जमा राशि स्वीकार कर सकेंगे लेकिन ऋण नहीं दे सकेंगे। पेंशन, म्यूचुअल फंड, बीमा की बिक्री कर सकेंगे, पूर्ण बैंक में परिवर्तित हो सकते हैं। तो कौन सा 26 का कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा हमारा। ये जमा राशि स्वीकार कर सकेंगे लेकिन ऋण नहीं दे सकेंगे, या ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन हमारा ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। जो ये है इनके अनुसार नचिकेता मोर समिति द्वारा की गई थी। पेंशन, म्यूचुअल फंड, बीमा की बिक्री कर सकेंगे, पूर्ण बैंक में परिवर्तित हो सकते हैं। ये क्या दोस्तों, लघु वित्त बैंक से संबंधित है, लेकिन जो ये है हमारा ये संबंधित नहीं है, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। 27 देख लेते हैं दोस्तों। हमारा 27 क्वेश्चन है जो क्या हो जाएगा, दोहरे तुलन पत्र, इसको ट्विन बैलेंस शीट भी बोला जाता है दोस्तों, की समस्या से संबंधित है। कॉरपोरेट एवं बैंकिंग क्षेत्र, राजकोषीय घाटा एवं चालू खाता घाटा, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, राजकोषीय घाटा एवं राजस्व घाटा। तो 27 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। कॉरपोरेट एवं बैंकिंग क्षेत्र है जो दोहरा तुलन पत्र है, ट्विन्स बैलेंस शीट है, उसकी समस्या हो जाएगी। आगे देख लेते हैं। हमारे 28 एस्पायर योजना संबंधित है। एस्पायर योजना किससे संबंधित है दोस्तों, ये हो जाएगी नवाचार, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए, प्रौद्योगिकी की सहायता से सरकारी विद्यालयों में शिक्षा। तो कौन सा ठीक हो जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा दोस्तों। नवाचार, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एस्पायर योजना थी दोस्तों। ठीक है। आगे देख लेते हैं। हमारा 29 क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा दोस्तों हमारा, इंद्रधनुष योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है दोस्तों, ये विचार दिए गए हैं इंद्रधनुष के बारे में। यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत सरकारी बैंकों के प्रमुखों एवं कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना की जाएगी। तो इनमें से क्या बोलना है दोस्तों, सही छांटना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो ऑप्शन नंबर 29 का कौन सा ठीक हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 है जो हमारा 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए शुरू की गई थी इंद्रधनुष योजना। ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन 30 क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं की जाती। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी नहीं की जाती, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट। तो 30 का कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा दोस्तों। विश्व निवेश रिपोर्ट है जो ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं की जाती, लेकिन जो ये 3 है दोस्तों, ये किसके द्वारा की जाती है जारी, ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं हमारा 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, 31 क्वेश्चन हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पत्रिका किसके द्वारा जारी की जाती है। तो किसके द्वारा जारी की जाती है, 31 का कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा दोस्तों। विश्व बैंक द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, विश्व व्यापार संगठन द्वारा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पत्रिका है जो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। आगे देख लेते हैं हमारे 32 क्वेश्चन। स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन शामिल है। तो कौन सा कथन शामिल है दोस्तों इसमें, हस्तचालित सफाई को समाप्त करना, खुले में मल त्याग को बंद करना, अस्वच्छ शौचालयों को फ्लैश शौचालयों
में बदलना। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? केवल दो, एक दो, एक तीन, एक दो तीन। तो कौन सा ठीक हो जाएगा दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? स्वच्छ अभियान से संबंधित, स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। एक दो तीन जो ये तीन है दोस्तों, ये क्या हो जाएंगे? हमारे स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्य हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। हमारा 33 स्वयं प्लेटफार्म संबंधित है। क्या दोस्तों? स्वयं प्लेटफार्म है जो वो संबंधित पूछा गया किससे है? ये ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, देख लो। छात्रों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम, युवाओं को रोजगार से संबंधित जानकारी देने के लिए एक पहल, महिला सशक्तिकरण से संबंधित सरकार की एक पहल, किसानों को अपनी उपज स्वयं बाजार में बेचने के लिए सरकार की एक पहल। तो ऑप्शन नंबर 33 का कौन सा ठीक हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। छात्रों के लिए ऑनलाइन जो पाठ्यक्रम है स्वयं प्लेटफार्म से संबंधित है। क्या दोस्तों? स्वयं प्लेटफार्म से संबंधित है ये छात्रों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम। 33 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। 34 का देख लेते हैं दोस्तों। 34 क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय का कौन सा विभाग आर्थिक समीक्षा जारी करता है? आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग और वित्तीय सेवा विभाग। तो ऑप्शन नंबर 34 का कौन सा ठीक हो जाएगा? 34 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ये हमारा आर्थिक विकास क्या दोस्तों? आर्थिक कार्य विभाग है जो वो क्या है? वित्त मंत्रालय का आर्थिक समीक्षा जारी करता है। आर्थिक समीक्षा में उल्लेख होता है दोस्तों गत वर्ष से संबंधित आर्थिक परिदृश्य, वर्तमान वर्ष से संबंधित आर्थिक परिदृश्य, आने वाले वर्ष से संबंधित आर्थिक परिदृश्य। तो इसमें से क्या करना है? सही छांटना है दोस्तों। एक और दो, दो और तीन, एक दो और तीन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा दोस्तों? 35 का ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। एक, दो और तीन ये जो दो तीनों क्या है? ये आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित किए गए हैं कथन। गत वर्ष से संबंधित आर्थिक परिदृश्य, वर्तमान वर्ष से संबंधित आर्थिक परिदृश्य, आने वाले वर्ष से संबंधित आर्थिक परिदृश्य है जो आर्थिक समीक्षा में उल्लेख किया गया है इनका। आगे देख लेते हैं हमारा 36 क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 36 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारा। निम्नलिखित में से किन घाटों को जुड़वा घाटा कहा जाता है? क्या बोला जाता है दोस्तों? ट्विन डेफिसिट है। कौन से हो जाएंगे ट्विन डेफिसिट? ये हो जाएगा राजकोषीय घाटा तथा राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा तथा चालू खाता घाटा, राजस्व घाटा तथा प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा तथा प्रभावी राजस्व घाटा। 36 का कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा दोस्तों? 36 ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ये ठीक हो जाएगा। राजकोषीय घाटा तथा चालू खाता घाटा है, इसको क्या बोला गया? ट्विन डेफिसिट बोला गया है। ठीक है, जुड़वा घाटा बोला गया दोस्तों इसको। आगे देख लेते हैं हमारा 37 क्वेश्चन है हमारा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शामिल है? विनिर्माण, सेवा, खनन, विद्युत। तो इसमें सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। 1, 2, 1, 3, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2 और 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो? 37 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। 1, 3 और 4 जो है ये क्या हो जाएंगे? हमारे ठीक हो जाएंगे। विनिर्माण, खनन और विद्युत है जो ये उत्पादन सूचकांक में शामिल किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? विनिर्माण, खनन और विद्युत। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं 38 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्राथमिक घाटा है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान, पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्तियां। इनमें से कोई नहीं। 38 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो बी है, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा प्राथमिक घाटा हो जाएगा, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। ठीक है दोस्तों, 39 क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। 39 क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से रोधात्मक बेरोजगारी जो दोस्तों प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, इसको हम क्या बोलते हैं? घर्षण बेरोजगारी बोलते हैं। ये जो घर्षण बेरोजगारी होता है ये कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है दोस्तों। रोजगार बदल रहे व्यक्तियों को अस्थायी बेरोजगारी, एक ही रोजगार में स्वास्थ्य आवश्यकता से अधिक कर्मचारी, काम नहीं करने के इच्छुक बेरोजगार, ऐसे बेरोजगार जो काम करने के योग्य नहीं है। तो कौन सा ठीक हो जाएगा? 39 को ऑप्शन नंबर 200 ए ठीक हो जाएगा। रोजगार बदल रहे व्यक्तियों की अस्थायी बेरोजगारी है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं हमारे निम्नलिखित में से भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? 40 क्वेश्चन है हमारा।
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय। तो 40 का कौन सा ठीक हो जाए दोस्तों? हमारा 40 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाए। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान है जो दोस्तों ये राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। ठीक है दोस्तों, 41 देख लेते हैं। भारत के निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित नहीं है? V.K.R.B. राव, P.C. महालनोबिस, D.R. गाडगिल, शंकर लाल गुरु। तो कौन सा ठीक हो जाएगा? 41 का कौन सा ठीक हो जाएगा दोस्तों? 41 का डी ठीक हो जाएगा। शंकर लाल गुरु है जो ये अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो ये 3 है ये हमारे अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय से संबंधित है, लेकिन शंकर लाल गुरु है जो ये अर्थशास्त्री है जो राष्ट्रीय आय है उससे संबंधित नहीं है। 42 देख लेते हैं दोस्तों। हमारा 42 क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ने पर प्राप्त होता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इनमें से कोई नहीं। तो 42 का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा दोस्तों। सकल राष्ट्रीय उत्पाद है जो ये क्या है दोस्तों? सकल राष्ट्रीय उत्पाद है जो इसको जोड़ने पर क्या होता है? हमारा सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ने पर प्राप्त होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हमारा 43 क्वेश्चन क्या हो जाएगा? किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करने के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? तो किन विधियों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद विधि। केवल एक और दो और तीन, 1, 2, 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? 43 का ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा दोस्तों। ये तीनों क्या है हमारे? ये तीनों जो है हमारे ये क्या किया जाता है? अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करने के लिए तीनों विधि को अपनाया जाता है। इन तीनों विधि को अपनाया जाता है दोस्तों, आय विधि को, व्यय विधि को और उत्पाद विधि को। 44 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारा 44 क्वेश्चन क्या हो जाएगा? केंद्रीय बैंक पर सारी निर्गमित मुद्रा के समतुल्य मान की संपत्ति का सुरक्षित भंडार रखने का दायित्व होता है। इन संपत्तियों में शामिल है सोना, चांदी, विदेशी मुद्रा, स्थानीय मुद्रा में प्रतिभूतियाँ। 44 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 है जो ये सारे क्या होते हैं? इस संपत्ति में शामिल किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 45 देख लेते हैं। हमारा 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना निम्नलिखित में से किन प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर की गई थी? बंगाल, बम्बई, मद्रास, अवध। 1 और 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, 1, 2, 3, 4। तो कौन सा ठीक हो जाएगा? 45 का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाए दोस्तों। 1, 2 और 3 है जो इनको मिलाकर क्या बना था? प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। किस को मिलाकर की गई थी? बंगाल को, बम्बई को और मद्रास को। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। हमारा 46 क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 46 क्वेश्चन हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली बाजार कार्यवाही का संबंध है। बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से ऋण लेना, सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से ऋण लेना, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ये जो सी है दोस्तों हमारा, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, तो ये ठीक हो जाएगा हमारा। आगे देख लेते हैं दोस्तों। हमारा 47, भारत सरकार के बजट घाटे में सर्वाधिक योगदान होता है। राजकोषीय घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा। 47 का कौन सा ठीक हो जाएगा दोस्तों? जो राजकोषीय घाटा है भारत सरकार के बजट घाटे में सर्वाधिक योगदान देता है दोस्तों। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हमारा 48 क्वेश्चन क्या हो जाएगा? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो ये होता है दोस्तों, एक प्राइमरी सेक्टर, ये सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। तो कौन सा सबसे ज़्यादा योगदान देता है दोस्तों? ये हो जाएगा 48 का ए ठीक हो जाएगा दोस्तों। प्राथमिक क्षेत्र है जो ये सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। जो ज़्यादातर रोजगार जो होते हैं दोस्तों, जो श्रमिक लगे होते हैं वो किस में लगे होते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों? कृषि से संबंधित कार्य होते हैं, जैसे मत्स्य पालन, कृषि, फसलों को उगाना, ठीक है, आदि।
कार्य जो कि इसमें होते हैं। बजटीय घाटे की स्थिति में सरकार निम्नलिखित में से कौन से कदम उठा सकती है? तो कौन से कदम उठा सकती है दोस्तों? नए नोट छापकर करारोपण सरकार में दोस्तों, बजटीय घाटे की स्थिति में सरकार निम्नलिखित में से कौन से कदम उठा सकती है, पूछा गया है। तो कौन से कदम उठा सकती है? नए नोट छापकर करारोपण और कर में कटौती। केवल एक और दो, एक और तीन, दो और तीन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा दोस्तों? 49 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। बी ठीक हो जाएगा। एक और दो है दोस्तों, ये ठीक हो जाएगा। नए नोट छापकर और करारोपण, ठीक है। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। आज की वीडियो में हम 50 क्वेश्चन ही करने वाले थे, तो 50 क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित में से वैधानिक पत्र किसे कहा जाता है? बॉन्ड, करेंसी नोट, सावधि जमा पत्र, इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका जो आंसर है दोस्तों वो बताना। इसका आंसर हो जाएगा करेंसी नोट। क्या हो जाएगा दोस्तों? जो करेंसी नोट है ये वैधानिक पत्र बोला जाता है इसको, ठीक है दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू दोस्तों।